हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका गर्ग और हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। सो गाइस, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 में जिनका सब्जेक्ट मैनेजमेंट या फिर कॉमर्स है, उन सब के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली इसमें से 10 से लेके 12 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो अगर आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके एटलीस्ट 20 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। ओके गाइज, सो जब हम लोग यूनिट के सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी हेल्प से आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके गाइज, तो पहले हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस? इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? सो गाइस, इंटरनेशनल बिजनेस एनकम्पासेस और कमर्शियल एक्टिविटीज़ यानी जो भी बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, दैट टेक प्लेस टू प्रमोट द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, सर्विसेज, रिसोर्सेज, पीपल, आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजीज़ अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज़। तो जो भी गुड्स, सर्विसेज, रिसोर्सेज, पीपल, आइडियाज़ या टेक्नोलॉजी हम नेशनल बाउंड्रीज़ के बाहर भेजते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस। ओके गाइज, अब जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स में होता है। ठीक है, उसमें से कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। पहला है द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, जो गुड्स होते हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, इम्पोर्ट जो हम करते हैं, ट्रेड जो हम करते हैं, वो किस में आता है? मूवमेंट ऑफ गुड्स में। एक है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स, जैसे हम लोग लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग करते हैं। अब जैसे मैकडी है, मैकडोनल्ड्स जो है वो हमारा इंडियन ब्रांड तो नहीं है, लेकिन उसकी फ्रेंचाइजेस सब जगह चल रही है। सिमिलरली डोमिनोज। सो गाइज, बहुत सारे तरीके होते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन एंड ऑपरेशंस ऑफ सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ इन फॉरेन मार्केट्स। अब गाइज, ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जो हमारे टर्न की प्रोजेक्ट्स होते हैं, जॉइंट वेंचर्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, वो सब इसमें आते हैं। ओके गाइज, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। कोई भी जो कंपनी है वो इंटरनेशनल बिजनेस क्यों करती है? ठीक है, तो पहला है प्रॉफिट एडवांटेज। अब आप इंटरनेशनल बिजनेस, अगर आप किसी मार्केट के अंदर जा रहे हो तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ कोई प्रॉफिट मोटिव है तभी तो जा रहे हो। कोई लॉस कमाने के लिए तो किसी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा नहीं, राइट? यस। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अब अगर आप किसी इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करते हो, ठीक है, और वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी एक मार्केट बन गई। ठीक है, वहाँ से आपको पता लगता है कि दूसरी मार्केट में भी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप दूसरी मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज जो भी हमारी पेमेंट्स होती है, हम लोग जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्टिंग जैसे भी जो पैसा कमाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज से जो आता है, उससे कंट्री को भी फ़ायदा है और बिजनेस को भी। ओके गाइज, नेक्स्ट है टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में तो आप बहुत अच्छे से बहुत बार सुना होगा आपने। इसका मतलब होता है हमारी कंट्री में जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका ठीक से यूज़ करना, कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं जाने देना, या कोई भी रिसोर्स आइडल नहीं छूटना चाहिए। सारे रिसोर्सेज यूज़ होने चाहिए एक ऑप्टिमम तरीके से। ओके गाइज, नेक्स्ट है टू स्प्रेड बिजनेस रिस्क। अब जैसे सपोज़ आप एक मार्केट में काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेशन के हालात बन जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन या रिसेशन आप कुछ भी बोल सकते हो। तो आप क्या करोगे? आप दूसरी मार्केट कैप्चर करने की सोचोगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो आपका बिजनेस रिस्क होता है ना, वो स्प्रेड हो जाता है। अगर यहाँ पे लॉस हुआ तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, इस तरह से। ओके गाइज, नेक्स्ट है टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब मोस्टली जो गवर्नमेंट्स होती है वो सब्सिडरीज देती हैं या फिर टैक्स में रिलैक्सेशन देती है उन लोगों को जो इंटरनेशनली बिजनेस ऑपरेट कर रहे होते हैं। ओके गाइज,
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। तो चलिए गाइस पहला एडवांटेज पढ़ते हैं। पहला एडवांटेज है अ कंट्री कैन कंज्यूम दोज गुड्स विच इट कैन नॉट प्रोड्यूस। अब जो कंट्री है वो उन गुड्स को कंज्यूम कर सकती है जो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं दुबई का। जो दुबई है वो लोग राइस नहीं उगा सकते, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान ऐसी कंट्रीज़ होती है वहाँ से राइस ख़रीद लेते हैं। तो ये क्या है, एक एडवांटेज है। आप जो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो आप लेकिन कंज्यूम कर सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि दुबई में अगर राइस नहीं उगता तो वो लोग राइस ही नहीं खाते, ठीक है। तो दूसरी कंट्री से आप लोग ले सकते हो, या फिर वाइसे वर्सा कोई ऐसी चीज़ है जो दुबई में बन रही है और इंडिया में नहीं है तो वो इंडिया वाले भी कंज्यूम कर सकते हैं दुबई से ख़रीद के। ओके गाइज, नेक्स्ट है द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड आर यूटिलाइज टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द कंट्री। अब ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसको आप कंज्यूम कर सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस की हेल्प से। तो इससे क्या होता है, जैसे ही ज़्यादा कंट्रीज़ वो रिसोर्सेज बनाना शुरू कर देती है या उनके पास अवेलेबल हो जाते हैं तो प्राइस में एक गिरावट आती है, एक फॉल होता है, ठीक है। और जो क्वालिटी होती है कंपटीशन के साथ इंक्रीज़ होती जाती है। तो इससे कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा है और कंट्रीज़ को भी फ़ायदा है, प्रॉफिट वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। ओके, नेक्स्ट इसका जो हमारा एडवांटेज है वो है हेवी प्राइस फ्लक्चुएशंस आर कंट्रोल्ड। अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे किसी जो कमोडिटी होती है उसका प्राइस अगर ऊपर चला जाता है, सपोज़ आप कोई भी चीज़ यूरोप से ख़रीद रहे हो, ठीक है, उसका प्राइस महंगा हो जाता है तो एकदम से क्या होगा, दूसरी कंट्री जो उसको सस्ता बेच रही होगी लोग उससे ख़रीदना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होता है, जो कंट्रीज़ होती है ना वो ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर पाती, चेंज नहीं कर पाती और कंट्रोल्ड रहती हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टेजेस इन टाइम्स ऑफ फेमाइन एंड स्कार्सिटी कैन बी मेट फ्रॉम इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़, ठीक है। फेमाइन एंड स्कार्सिटी होता है जो भूख वाले हालात हो जाते हैं, फिर पेंडेमिक टाइप के हालात हो जाते हैं, भूखमरी जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे साउथ अफ्रीका है, ठीक है, वहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, खाना पीना वहाँ पे बहुत कम मिलता है, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो इससे दूसरी कंट्रीज़ को भी हेल्प मिलती है इकोनॉमिकली, और जो कंट्री वो इम्पोर्ट करा रही है उसको भी हेल्प मिलती है, क्यों, क्योंकि उनकी नीड्स फुलफ़िल हो जाती है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट है हमारा जो एडवांटेज है वो है कंट्रीज़ इकोनॉमिकली बैकवर्ड बट रिच इन रिसोर्सेज में डेवलप देयर इंडस्ट्रीज़। अब कुछ कंट्रीज़ होती है जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड होती है, जैसे डेवलप नहीं होती, ठीक है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी होती है, लेकिन वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कंट्रीज़ क्या कर सकती है, इंटरनेशनल बिजनेस की हेल्प से अपने जो उनके रिसोर्सेज हैं उनको वो बाहर भेज सकती है, ठीक है। उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज उस कंट्री में इन्वेस्ट करेंगी और वो कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी अपने रिसोर्सेज की हेल्प से। क्यों,
क्योंकि वहाँ पर फंड्स आने लग जाएंगे, ठीक है, और जो भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे उससे दूसरी कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिजनेस प्रमोट्स पीस एंड फ्रेंडशिप। अब ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी कंट्री से सामान ख़रीद रहे हो तो ऑब्वियसली आपके अच्छे रिलेशंस मेंटेन रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी आपकी ज़रूरत है, आपको भी उनकी ज़रूरत है। ओके गाइस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो कंट्री हाउएवर बिग इट मे कैन क्लेम टू बी सेल्फ सफिशिएंट। कोई भी कंट्री हो, ठीक है, जितनी मर्ज़ी बड़ी हो और ख़ुद को सेल्फ सफिशिएंट बता रही हो, लेकिन उस कंट्री को डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है किसी दूसरी कंट्री पे। कोई भी कंट्री 100% परफेक्ट नहीं है, सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इस वजह से इंटरनेशनल बिजनेस की हेल्प से गुडविल, पीस, हारमोनी ये सब बनी रहती है, और जो रिक्वायरमेंट्स होती है कंट्री की वो फुलफ़िल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब हमारे डिसएडवांटेजेस। अभी तो हमने पढ़े थे एडवांटेजेस इंटरनेशनल बिजनेस के, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसएडवांटेजेस, क्या क्या नुकसान हैं। तो द वर्स्ट पार्ट ऑफ फॉरेन एंड इंटरनेशनल बिजनेस इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटेज एंड होम इंडस्ट्रीज़। अब जैसे आपको दूसरी कंट्री से बहुत ज़्यादा सस्ता सामान मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो आप अपनी खुद की कंट्री से ख़रीदना बंद कर दोगे। एग्ज़ाम्पल हम लोग चाइनीज़ गुड्स का ले लेते हैं। अब चाइनीज़ लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम रेट में बेचते हैं अपने सामान को, ठीक है। अब इंडिया में कोई चीज़ मिल रही है 1200 रुपीज़ की, और चाइनीज़ बंदा सेम चीज़ 200 की दे रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग 200 ख़रीदेंगे। तो इससे क्या होता है, जो हमारी होम इंडस्ट्रीज़ होती है, हमारी कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंस ऑन फॉरेन बिजनेस क्रिएट्स डिफ़िकल्टीज इन टाइम्स ऑफ नीड्स। अब जैसे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन दूसरी कंट्री से सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ भी XYZ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको एट अ टाइम वो चीज़ चाहिए, डिफ़िकल्टी आ रही है कुछ, तो इससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं मेडिसिन का। मेडिसिन आप US से ख़रीद रहे हो सपोज़, और वहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशन हो रखी है, तो फिर आपकी कंट्री में तो सप्लाई नहीं हो पाएगी मेडिसिन की, तो आपको तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। यस। अब नेक्स्ट हमारा जो डिसएडवांटेज है वो है द एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन विच मेक्स अ कंट्री डिपेंड ऑन 1 or 2 इंडस्ट्रीज इज़ बैड, ठीक है। अब एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन आप समझते हो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, ठीक है। उसके अंदर सपोज़ एक स्पेयर पार्ट आप लगा लो, स्पॉइलर लगा लो, या फिर साइलेंसर लगा लो, चलो साइलेंसर या शॉकर कुछ भी लगा लो, तो वो जो एक पर्टिकुलर पार्ट है वो सिर्फ जर्मनी में बनता है, ठीक है। लेकिन जर्मनी में अभी इंडस्ट्री लो चल रही है, या कुछ भी लगा लो, रिसेशन वगैरह कुछ भी चल रहा है, तो कामकाज नहीं हो रहा, ना वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही, तो उसकी वजह से आपकी एक जो पूरी कार है उसको बनाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। सो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है कंट्रीज़ विच सेल रॉ मटेरियल्स एंड बाय मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन रिटर्न आर ऑलवेज लूजर एंड कैन नॉट इम्प्रूव द कंट्री इकोनॉमी। अब जो कंट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, कुछ कंट्रीज़ होती है जो रिसोर्सेज में रिच होती हैं, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने की, तो ऐसी कंट्रीज़ क्या करती हैं कि अपने रिसोर्सेज दे देती हैं और बदले में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ले लेती हैं। लेकिन वो जो कंट्रीज़ होती है उनको एज सच कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की जो वैल्यू है वो हमेशा रिसोर्सेज से ज़्यादा रहेगी, इसीलिए। नेक्स्ट डिसएडवांटेज हमारा आ जाता है इंटरनेशनल बिजनेस में कम्प्लीटली एग्जॉस्ट एंड कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर इररिप्लेसेबल। जैसे एग्जांपल ले लो, कोल हो गया हमारा, ठीक है, पेट्रोल हो गया, तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर आप इनको सारी कंट्रीज़ में भेजते रहोगे अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए, ठीक है।
और ये जो होते हैं ये इर्रिप्लेसेबल होते हैं। आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स किस तरह से बनते हैं और कितना ज़्यादा टाइम लगता है उनको बनने में। ओके गाइस, नेक्स्ट आता है इम्पोर्ट ऑफ हार्मफुल ड्रग्स एंड लग्जरियस गुड्स रूइन द हेल्थ ऑफ द नेशन। अब एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक टाइम होता था जब चाइना में ओपियम एक तरह की शराब होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होती थी। ठीक है, तो उसकी वजह से जो चाइनीज़ लोग थे उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। ओके गाइस, नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिजनेस राइवलरी लीड्स टू फ्रिक्शन एंड वॉर। अब अब जाहिर सी बात है, अब सपोज़ इंडिया और चाइना दोनों अगर सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, दोनों सेम प्राइस पे बेच रहे हैं, तो दोनों में कंपटीशन और राइवलरी तो हुई। ठीक है, और अगर सेम मार्केट में भी सेल कर रहे हैं तो उससे वो राइवलरी बढ़ती जाएगी। तो इससे जिस कंट्री की मार्केट में बेच रहे हैं उनको तो फ़ायदा होगा, क्यों? क्योंकि कंपटीशन के चक्कर में दोनों रेट गिराते जाएंगे। लेकिन जो इंडिया और चाइना है उन दोनों के बीच की राइवलरी बढ़ती जाएगी कि ये मार्केट मेरी है, ये मार्केट मेरी है, तो उससे रिलेशन भी ख़राब हो जाते हैं। ओके गाइज, अब नेक्स्ट हमारा आता है मोड्स ऑफ एंट्री। इंटरनेशनल बिजनेस में हम किस किस तरह से एंटर कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं आप घर बैठे हो सोच रहे हो कि यार मुझे तो ना ऑस्ट्रेलिया में बिज़नेस करना है, ठीक है, और आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो और बोलते हो कि मुझे बिज़नेस करना है। ऐसे नहीं होता है। तो कुछ सर्टेन मोड्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप लोग एंटर कर सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस में। ठीक है, तो पहला मोड है हमारा ट्रेड रिलेटेड मोड्स ऑफ एंट्री। अभी मैं डिटेल में बताऊंगी कि इसके अंदर हम लोग कैसे कैसे एंटर कर सकते हैं और क्या क्या टाइप्स आते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल मोड्स ऑफ एंट्री, ये भी मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी डिटेल में। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मोड्स ऑफ एंट्री। ओके गाइस, तो चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं। एक चार्ट मैंने दिया है, उसमें मैं इनके टाइप्स बताऊंगी आपको और फिर हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोग किस किस तरह से एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रेड रिलेटेड मोड्स ऑफ एंट्री, सेकंड है कॉन्ट्रैक्चुअल मोड्स ऑफ एंट्री एंड थर्ड वन इज योर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मोड्स ऑफ एंट्री। अब ध्यान से देखना, ट्रेड रिलेटेड में हमारा क्या क्या आता है। ट्रेड रिलेटेड में हमारा आता है, हम जो एक्सपोर्ट्स करते हैं वो किस में आते हैं, ट्रेड रिलेटेड मोड्स ऑफ एंट्री में। पिगी बैंकिंग या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट्स, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी नेक्स्ट स्लाइड में। अभी मैं आपको इन सब के सिर्फ नाम बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। एक हमारा आता है काउंटर ट्रेड, एक हमारा आता है ई चैनल्स। ओके गाइस, अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल पे। कॉन्ट्रैक्चुअल पे हमारे 7 आते हैं मेनली जो मोड्स ऑफ एंट्री होते हैं। पहला है इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस, सेकंड है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड है इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, फोर्थ है टर्नकी प्रोजेक्ट्स, फिफ्थ है इंटरनेशनल लीजिंग, सिक्स्थ है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, सेवेंथ है इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। उसके बाद आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मोड्स ऑफ एंट्री, जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करके इंटरनेशनल बिजनेस में घुसते हैं। तो इसमें हमारा पहला आ जाता है ओवरसीज़ असेंबली और मिक्सिंग, सेकंड है जॉइंट वेंचर्स, थर्ड है होली ऑन सब्सिडरीज एंड इसके अंदर 2 आ जाते हैं हमारे ग्रीनफील्ड ऑपरेशंस एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। सो गाइस, मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रेड रिलेटेड में हमारा क्या क्या आता है, एक्सपोर्ट जो हम लोग करते हैं बेसिकली जो कि हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, कॉन्ट्रैक्चुअल में जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारा लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग उस तरह से, और इन्वेस्टमेंट में जो हमारी एफडीआईज होती है फॉरेन डायरेक्ट हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंट्री में जाके। सो गाइस, ये था बेसिक पार्ट इंटरनेशनल बिजनेस का। नेक्स्ट लेसन से हम लोग स्टार्ट करेंगे मोड्स ऑफ एंट्री, एक एक करके इन सारे मोड्स को कवर करेंगे, इनके टाइप्स को कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।